जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का, उसका कैसे उत्तर दिया जाएगा। आज गतांक से आगे का चर्चा होगा। सन 2018 का जो पार्ट 2 था उसका तृतीय प्रश्न पत्र का हम लोग चर्चा कर रहे थे। गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। क्वेश्चन 7 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। इसमें भी 5 खंड बना के क्वेश्चन दिया है। छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 ये कह रहा है कि क्या भूमधरी अधिकारों पर हिंदू विधि या स्वयं विधि सिद्धांत लागू होते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006 के प्रावधानों एवं इस विषय पर पूर्ण निर्णय के आधार पर व्याख्या कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन है इसमें पहले तो इसका आंसर दिया है इस गाइड में। एक केस है अर्चना बनाम उप संचालक चकबंदी अमरोहा। इसमें ये कहा गया है कि यदि कृषि भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधानों द्वारा शासित है तो वहाँ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। समान तर्क को लागू करते हुए कहा जा सकता है कि हिंदू विधि या व्यक्तिगत विधि भूमधरी अधिकारों पर लागू नहीं होंगे। ये तो रहा सन 2014 का केस। एक 11 अगस्त सन 2020 का मामला है राकेश शर्मा वर्सेस बिनता शर्मा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जहाँ कोई स्थानीय विधियाँ हैं वहाँ पर ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का जो रूल्स है, यानी कि जो धारा 6 की बात करता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एवं भरण पोषण अधिनियम का जो धारा 6 है, जिसमें एक कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी में एक पुत्री को भी शामिल कर लिया गया है, तो उसके बारे में ये कह रहा है कि यहाँ कोई भी नियम जो भी होगा हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित वो लागू नहीं होगा जहाँ जहाँ स्थानीय विधियाँ हैं। जहाँ स्थानीय विधियाँ नहीं हैं वहाँ पर ये लागू हो सकता है। अब एक और इसमें एक बात आता है जो राजस्व संहिता सन 2006 है, उसमें अब जब धारा 80 के तहत आप डिक्लेरेशन कराते हैं उपखंड अधिकारी के समक्ष, यानी कि उप जिला अधिकारी के समक्ष कि आप अपने ज़मीन का जो है प्रयोग कृषि प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए करना चाहते हैं, यानी कि आवासीय प्रयोजनों से या कोई क्या बोलते हैं उसको फैक्ट्री वगैरह लगाना है, कमर्शियल प्रयोजनों से या कोई उद्यमों के लिए अगर जो आप करना चाहते हैं तो इस बात का डिक्लेरेशन करा सकते हैं कि आपका पूरा वो कृषि योग्य जो गाटा है पूरा या उसका कोई भाग, उस मतलब डिक्लेरेशन के प्रभाव का ये होगा कि उसके बाद फिर ये कृषि योग्य भूमि नहीं रह जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, तो उसमें धारा 81 में ये कहा गया है कि जो ही आप डिक्लेरेशन कराते हैं तो उसके बाद फिर वो व्यक्तिगत विधियों पर लागू नहीं होगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी होगा अब वह भूमि व्यक्तिगत विधि के अनुसार होगा, यानी कि जो हिंदू लॉ कह रहा है या मुस्लिम लॉ कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली उस पर जो कुछ भी न्यागमन का जो सिद्धांत है वो लागू होगा। अन्यथा यदि वो जोत की ज़मीन है तो उस जोत की ज़मीन पे धारा 107 से लेकर के धारा 115 तक में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वह नियम लागू होगा। और यदि उसको डिक्लेरेशन करा करके कोई अन्यथा प्रयोजन के लिए कर दिया जाता है उस भूमि को तो फिर व्यक्तिगत विधि लागू होगा, यानी कि हिंदू है तो हिंदू विधि लागू होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि लागू होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं हम लोग। अब उसके बाद से कह रहा है 20 का 8वां के बी कि एक पुरुष भूमिधर माता पिता विवाहित पुत्री पुत्र की पुत्री को छोड़कर मर जाता है, उसका हित किसको न्यायगत होगा एवं इसके अंश क्या होंगे। तो जो राजस्व संहिता है सन 2006 का उसका धारा 108 यही कहता है कि धारा 107 के अधीन रहते हुए, यानी कि 107 में वसीयत करने की बात कही गई, अगर जो वसीयत नहीं किया जाता है तो किसको न्यागमन होगा। तो 108 का जो धारा 2 है उसके अधीन जो आएंगे, मतलब उसमें जो कॉलम बने हुए हैं उसमें कॉलम 1 जो है कॉलम 2 के, यानी कि खंड क वाले खंड ख को प्रिवेल करेंगे, खंड ख वाले खंड ग पे प्रिवेल करेंगे, खंड ग वाले घ, और ऐसे ही
आखिरी तक जो जो उस कालम में जिन जिन व्यक्तियों को दिया गया है, मैंने वर्ग को दिया गया है, वो अपने आगे वाले को प्रिवेल करेंगे और जिस खंड में है वो सभी एक समान अंश पाएंगे। तो जो खंड 1 है उसमें पुत्र पुत्री और विधवा की बात कही गई है या पति की बात कही गई है, अगर जो कोई थर्ड जेंडर है तो पत्नी या विधवा जो भी है उसके सेंस में। और खंड ख है उसमें माता पिता की बात कही गई है, खंड ग में विवाहित पुत्री की बात कही गई है, और ये जो खंड क वाले में जो मैंने बताया पुत्री के में अविवाहित पुत्री है, और उसके बाद से फिर जो है पुत्री की बात कही गई। ऐसे ही वो सीक्वेंस बना हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें अगर जो देखा जाए तो खंड 108 के जो उपधारा 1 है उसके अनुसार ये यही है नियम इसमें कि खंड 1 में यदि कोई व्यक्ति नहीं है, खंड क में, उपधारा 2 के खंड क में, तो खंड ख वाले पाएंगे, खंड ख वाले नहीं रहेंगे तो फिर ग वाले पाएंगे, ग वाले नहीं रहेंगे तब घ वाले पाएंगे। तो यानी कि अगर जो इनके माता पिता जिंदा हैं तो सबसे पहले माता पिता को मिलेगा, और इनके माता पिता के न रहने पर फिर विवाहित पुत्री को मिलेगा, और जो विवाहित पुत्री नहीं रहेगी तब पुत्र की पुत्री को मिलेगा। इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अगर जो वर्तमान की स्थिति देखी जाएगी इस क्वेश्चन को देखते हुए तो सिर्फ माता और पिता को ही मिलेगा, क्योंकि बाकी लोगों पे वो प्रिवेल करेंगे अपने 108 के उपधारा 2 के खंड ख के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सी है, भूमिधरी जोत के विभाजन हेतु कौन वाद ला सकता है एवं ऐसे वादों में कौन आवश्यक पक्षकार होंगे। तो देखिए धारा 116 और 117 से जो राजस्व संहिता है उसमें बताया गया है कि अगर जो कोई मिल जुमला गाटा संख्या है किसी का या सह खातेदार है तो अपना विभाजन करा सकता है अपने चक का, और इसके लिए वो उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन करेगा, और उस आवेदन में आवश्यक पक्षकार जो है क्या बोलते हैं ग्राम सभा भी होगा। एक चीज़ और बात उसमें कहा गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आवेदन में सिर्फ एक ही गाटे का विभाजन होगा, जितने भी उसके विभाजन से संबंधित होंगे गाटे, मतलब जितने भी अंशधारी होंगे जो गाटों में, सबका विभाजन चाहे तो एक ही वाद में ला सकता है, चाहे तो अलग अलग वाद में ला सकता है, उसकी मर्जी। तो इस तरीके का वहाँ प्रक्रिया है, और उसमें फिर विभाजन कर दिया जाएगा। विभाजन करने के बाद फिर सबका अपना अपना जो है एक नक्शा बनेगा, नक्शे के हिसाब से फिर अपना भूमिधरी पे कब्जा करेंगे लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 का डी है, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के किस प्रावधान के अंतर्गत एवं कितने अंतराल के बाद कोई क्षेत्र पुनः चकबंदी क्रियाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है। देखिए जो धारा 4 है उसमें प्रख्यापन की बात कही गई है, और 4(2) में उद्घोषणा की बात कही गई, विज्ञप्ति जब जारी कर दी जाती है तो धारा 52 तक सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। अब जब धारा 52 लागू हो जाता है उसके बाद क्या पुनः चकबंदी क्रियाओं का अधीन लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो जो धारा 4(क) है, 4(क) में यह कहा गया है कि यदि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि जिस एरिया में धारा 52 हो चुका है उसको पुनः चकबंदी के अधीन लाना है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से धारा 4(2) के तहत विज्ञप्ति जारी की गई थी पुनः विज्ञप्ति जारी किया जाएगा, और वो फिर चकबंदी क्रियाओं का अधीन आ जाएगा, लेकिन वो 20 वर्ष के पहले नहीं होगा। और उसमें कहा गया है कि किसी भी विषम परिस्थितियों में लोकहित में यदि आवश्यक है तो 10 वर्ष से पहले नहीं होगा, मतलब कम से कम 10 वर्ष तो एक बार धारा 52 लागू हो जाने के बाद 10 वर्ष के पहले तो नहीं ही होगा। उसके बाद चाहे तो राज्य सरकार 20 साल के बाद कभी भी पुनः चकबंदी क्रियाओं का अधीन उस कटक को ला सकता है, और उसका वही प्रभाव होगा जिस तरीके से धारा 4 में विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8(a) है, 8(e) है, ए बी के विरुद्ध इस आधार पर विक्रय विलेख के निरस्तीकरण हेतु वाद योजित करता है कि उसे नशे के प्रभाव में तथा विक्रय प्रतिफल न दिए विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया। कथित क्षेत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना के लंबन काल के अंतर्गत जारी कर दी गई। इस अधिसूचना का लंबित वाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बिंदु पर कम से कम एक पूर्व निर्णय का उल्लेख करें। देखिए ये जो क्वेश्चन बना रहा है इस क्वेश्चन में यही है कि जो प्रभाव होता है 5 में बताया गया है, तो 5 में भी स्पेशली जो धारा 5(2) है उसमें बताया गया है कि जब कभी चकबंदी की घोषणा कर दी जाती है तो उसमें कोई अधिकार से संबंधित संशोधन से संबंधित अभिलेख का कोई ऐसी बात हो सकती थी या राइज हो सकता था जिसका
निस्तारण चकबंदी अधिकारियों के द्वारा किया जा सकता है तो फिर उसको किसी अन्य न्यायालय में नहीं दाखिल किया जाएगा, और यदि कहीं ऐसा है भी तो यहाँ तदर्थ आदेश पर अपने आप उपशमित हो जाएगा। तो ये केवल उद्घोषणा जारी कर देने मात्र से कहीं वाद अगर जो लंबित है तो अपने आप उपशमित नहीं होता है, जब तक कि इसमें दोनों पक्षकारों द्वारा किसी प्रकार का आवेदन करने के उपरांत उस पर चकबंदी न्यायालयों द्वारा कोई आदेश न पारित किया जाए। तो यहाँ पे जो प्रभाव है, हमने पहले भी 1-2 बार इस पर चर्चा किया था। एक केस का है, केस हमें इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा किया था, उस केस का आप लोग देख लीजिएगा। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब तक कोई आदेश न किया जाए तब तक अपने आप उपशमित नहीं होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूर्ण किया जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9A कह रहा है कि ए अपने किराएदार बी के विरुद्ध 4 माह से अधिक के किराए का भुगतान न करने के आधार पर बेदखली हेतु वाद योजित करता है। बी यह स्वीकार करता है कि किराया देय है, परंतु यह दावा करता है कि मांग की नोटिस के जवाब में उसने संपूर्ण धनराशि मनी ऑर्डर से 1 माह के अंदर भेज दिया, परंतु मकान मालिक ने लेने से इनकार कर दिया। किराएदार ने उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1872 की धारा 20(4) के प्रावधानों के अंतर्गत वाद में किराया जमा नहीं किया। क्या वो अपने को बेदखली से बचा सकता है? विधि व्यवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। जी नहीं, वह नहीं बचा सकता है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रथम सुनवाई पर यदि किराएदार मय ब्याज सहित 9%, जिसमें वो वाद व्यय भी हैं, सारे पैसे अगर जो बकाया राशि सहित जमा कर देता है तब उसको बेदखली के आदेश से विवर्जित कर दिया जाएगा, मतलब उसको बेदखली का आदेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ चूँकि उसने जमा ही नहीं किया है तो उसको फिर इस बात के लिए आलम्ब नहीं मिलेगा और उसको मकान मालिक के पक्ष में बेदखल करने का एक आदेश पारित कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9B है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए तथा बेदखली का विनियम अधिनियम 1872 के अंतर्गत ऐसे मकान मालिक जिसे 21(1)(a) के अंतर्गत किराए पर दिए गए परिसर को मुक्त कराने के अधिकार से वंचित कर दिया गया हो, कौन सा सारभूत उपचार प्रदान किया गया है। देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा इसका आंसर भी है। धारा 22 में बताया गया है कि यदि वो पीड़ित है उससे तो 30 दिन के भीतर जिला न्यायालय में अपील दाखिल कर सकता है और जो भी निर्णय होगा वो फिर उसके अकॉर्डिंगली चाहे किराएदार के पक्ष में हो चाहे मकान मालिक के पक्ष में हो, मतलब वो उसको उपचार यही है कि 30 दिन के भीतर जिला न्यायालय में जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो मकान स्थित है अपील दाखिल कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का C है, कह रहा एक्स मकान मालिक वाई को किराएदार उसके किराएदारी की दुकान से उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1872 की धारा 21(1)(b) के अंतर्गत निर्मुक्त आदेश प्राप्त करके बेदखल करने में सफल हो जाता है, परंतु उसके बाद उसका अनुपालन नहीं करता। ऐसे किराएदार को कौन कौन से उपचार उपलब्ध है? देखिए, धारा 24 ये कह रहा है कि धारा 22 के अधीन या 21 के अधीन किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाता है, खासकर यदि कोई 21 के अधीन कोई निर्मुक्ति आदेश पारित किया गया, उसमें ग्राउंड जो लिया गया है, तो 2 कंडीशन, या तो जिस आधार पर उसने निर्मुक्ति आदेश पारित करवाया है उसका पालन नहीं कर रहा है, या पालन करने के बाद जिस शर्तों पे उसको खाली कराने की बात कही गई थी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर जो उसने मकान गिराने का आदेश पारित करवाया है लेकिन वो मकान गिराया ही नहीं रहा है, या किसी विशेष परियोजनों के लिए जैसे नेसेसिटी के आधार पर उसको खाली कराया गया है कि हमें आवश्यकता है उसको हम ये काम करेंगे, बाकी जबकि वो ऐसा नहीं कर रहा है और किसी दूसरे को उसमें किराएदार के रूप में अध्यासित कर ले रहा है, तो फिर किराएदार को क्या उपचार है? तो यही कह रहा है कि धारा 24 में कि यदि उसका पालन नहीं कर रहा है और 1 महीने का समय बीत जा रहा है, माने 1 महीने तक पालन नहीं कर रहा है, तो इस तरीके का चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ या जिला न्यायालय में, यानी कि जो वो है जिला न्यायाधीश, उनके न्यायालय में जो भी एक्सटेंड किया गया समय, मतलब उस 1 महीने के बाद उसमें भी यदि वो नहीं करता है तो 3 महीने के भीतर उसके खिलाफ उस निर्मुक्ति के आदेश के खिलाफ जो है अपील की जाएगी, आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें फिर जो भी तदर्थ आदेश किया जाएगा चाहे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या जिला न्यायाधीश द्वारा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर बल का प्रयोग करते हुए फिर उसको अध्यासन दिलाया जाएगा। तो ये उसको रेमेडी है। अब क्वेश्चन नंबर 10A देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये कह रहा है कि 10A कि ए अपने घर के सामने फुटपाथ पर बालू से भरा ट्रक खाली करता है, विकास प्राधिकरण ए के विरुद्ध ऐसा करने के लिए किस विधिक प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है एवं कार्रवाई कर सकता है?
देखिए इसमें दो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। एक तो पहले तो कुछ कहा नहीं है, उसमें दो बातें कही गई हैं धारा 26 क में, जो क्या बोलते हैं यूपी अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग है, नहीं यूपी अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग है, मिस्टेक कर रहा है, यूपी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा 26A है। उसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। एक तो कह रहा है कि बिना लाइसेंस के ऐसा कोई कार्य कर लेता है, मतलब उसने अपने नाली पे या जो मुहाना है दरवाजे के फुटपाथ पे ऐसा कुछ लाइसेंस के बिना करता है अतिक्रमण, तब वो संज्ञेय अपराध होगा उपधारा 2 में। लेकिन उपधारा 3 में कह रहा है कि वो परमिशन ले करके कोई इस प्रकार का देय शुल्क है देने के उपरांत अगर जो इस तरीके का कार्य करता है तब क्या होगा, तब उसमें ये कह रहा है कि उसको बाकायदे जो है विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस दे करके कि 15 दिन के भीतर क्यों न उसको हटा दिया जाए, और वो हटवाने का आदेश करेगा। अगर जो नहीं हटाया जाता है तो फिर उसको खुद हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बी कह रहा है कि विकास प्राधिकरण बी के घर की सामने वाली चारदीवारी को इस आधार पर हटा देता है कि वह सार्वजनिक भूमि पर बनी है। बी के कथनानुसार चारदीवारी उसकी निजी भूमि पर बनी हुई थी। बी को किस अधिनियम के अंतर्गत और क्या विधिक उपचार प्राप्त है। तो देखिए जो हटाने की बात कहा गया है ना कि जो धारा 26 क के जो धारा 4 में कि अगर जो 15 दिन के नोटिस देने के बाद नहीं हटाया जाता है तो वो फिर तोड़ करके हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर जो किसी प्रकार का ऐसे संपत्ति को तोड़ करके इंक्रोचमेंट को हटाया जाता है जो कि उसका खुद का व्यक्तिक है और नहीं हटाना चाहिए, तो उसके लिए उपचार की बात 26 ख में बताई गई है। बाकायदे विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या इस मतलब प्राधिकरण के खिलाफ या प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या इस निमित्त जिस व्यक्ति द्वारा ऐसा किया गया है उसके खिलाफ 30 दिन के भीतर जिला न्यायालय में यानी कि जिला न्यायाधीश के यहाँ एक आवेदन फाइल कर सकता है प्रतिकर के लिए, और व्यक्तिगत रूप से आदेश पारित किया जाएगा जिस व्यक्ति की गलती से ऐसा हुआ है, और वो उसी प्रकार से देनदार होगा जिस प्रकार से राजस्व की वसूली की जाती है, और वो प्रतिकर के लिए देनदार होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी है, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 में भवन ध्वस्तीकरण की शक्तियों के अतिरिक्त विकास महायोजना मास्टर प्लान के उल्लंघन में निर्माण को रोकने के लिए कौन सी अन्य शक्तियों का प्रयोग विकास प्राधिकरण कर सकता है। तो देखिए धारा 27 का तो इसमें वर्णन पहले ही कर दिया है। अब इसके अलावा और क्या उपचार बचता है, तो ये कह रहा है कि धारा 1 तो 26 में है, उसमें बताया गया है 26 को धारा 1 में कि यदि 14 के उल्लंघन में कोई कार्रवाई की जा रही है और उसको रोका जा रहा है, उसके बाद भी वो मतलब उल्लंघन में किया है तो उसको 50,000 का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा उसके ऊपर, और यदि मना करने के बाद वो कर रहा है तो प्रतिदिन फिर 2,500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। और उपधारा 2 में कह रहा है कि यदि 16 के उल्लंघन में कोई निर्माण कार्य किया गया है और उसको रोका गया है विकास प्राधिकरण द्वारा और वो फिर भी मतलब किया है तो फिर उसको 25,000 का जुर्माना होगा, और यदि कंटिन्यू कर रहा है तो फिर 1,250 प्रतिदिन के हिसाब से होगा। चूँकि 27 का उल्लेख इसमें कर ही दिया है, अब 28 और 28 का एक हो जाता है, तो 28 में बात आती है सील्ड करने का, और उसके बाद से आता है कि उसको स्टे करने का, मतलब उसको रोक देने के लिए आता है। और इसमें तो ध्वस्तीकरण का 27 में व्यवस्था ही है कि 40 दिन के भीतर उसको 15 दिन से लेकर के 40 दिन के भीतर उसको नोटिस दी जाएगी कि अगर जो ध्वस्तीकरण को नहीं करता है तो फिर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो इसमें यही है कि सील्ड करने का और रोक देने का इसमें 28 में और 28 क में व्यवस्था है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूर्ण किया जा सकता है। अब हम लोग का जो 2018 का पार्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद से पार्ट 3 बचता है, उसमें भी 3 पेपर थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसका हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरी बातों को आप लोग को जरूर समझ में आई होगी। बेयर एक्ट में जिन जिन धाराओं का मैंने चर्चा किया उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ में जिन केस लॉ का हमने चर्चा किया उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा का जो 11 अगस्त सन 2020 का मामला है, बहुत ही लीडिंग केस है और बहुत ही फेमस केस है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
और वीडियो में इजाज़त से पहले मेरा पुनः रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अधिक से लोगों को शेयर करें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।